ये कहानी एक फौजी विक्रम की है। विक्रम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। विक्रम के घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन विक्रम की फौज में नौकरी लगने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। विक्रम की माँ ने बाबूजी से कहा, सुनिए जी, अब हमारे बेटे की नौकरी लग चुकी है। मेरा ख्याल है कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही यशवंत जी से उनकी बेटी रश्मि से अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात करता हूँ। वो भी तो फौज से अभी रिटायर हुए हैं। उनकी बेटी रश्मि खूबसूरत और समझदार है, हमारे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। विक्रम और रश्मि की शादी तय हो जाती है और थोड़े ही दिनों में विक्रम और रश्मि की शादी हो जाती है। इस शादी से दोनों ही परिवार खुश थे। रश्मि और विक्रम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना आसान नहीं था। विक्रम अपने ड्यूटी पर वापस चला गया। इधर विक्रम के माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी और विक्रम जितने पैसे भेजता वो घर पर खर्च के लिए कम ही पड़ते। विक्रम अपनी माँ से हर रोज फोन पर बात किया करता और अपने नए दोस्त शेखर के बारे में बताता। एक दिन विक्रम का फोन आया। माँ प्रणाम, कैसी हो और बाबूजी कैसे हैं? बेटा, हम सब अच्छे हैं। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है, शेखर। मेरा बहुत ख्याल रखता है। भगवान तुम दोनों को खुश और सलामत रखे। अच्छा माँ, मुझे अब जाना होगा। मैं जल्द ही छुट्टी में वापस आऊंगा और आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। कई महीनों तक विक्रम का कोई फोन नहीं आया। उसकी माँ और बाकी घर वाले सभी बहुत ही परेशान थे। एक दिन विक्रम का फोन आया। वो आवाज से काफी दुखी लग रहा था। बेटा, कैसा है तू? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मुझे छुट्टी मिली है। मैं कुछ ही दिनों में वापस घर आ जाऊंगा। माँ वो... हाँ बेटा, बोल। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है शेखर, जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? माँ, बात यह है कि शेखर युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। बम फटने के कारण उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। तो माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। मैं तेरे बाबूजी से कहकर उसके रहने के लिए कहीं जगह तलाश करवा दूंगी। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ ही हमारे घर में रहे, हमेशा के लिए। हेलो बेटा, ये कहना बुरा होगा, लेकिन एक अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा, तुम समझ सकते हो। हम पहले ही कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। भगवान ने उसके लिए जरूर कुछ सोचा होगा, पर हम एक अपाहिज को सारी जिंदगी कैसे रख सकते हैं? एक बार तुम बहू से बात कर लो। हेलो रश्मि, तुम्हारा क्या कहना है? सुनिए जी, माँ बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ दिनों के लिए ठीक है, पर जिंदगी भर के लिए एक अपाहिज को अपने घर में रखना ठीक नहीं। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना। ये कहकर विक्रम ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को पुलिस से एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि उनके बेटे विक्रम ने सुसाइड कर लिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये खबर सुनकर सब बहुत ही दुखी हो गए। सारा परिवार विक्रम को देखने हॉस्पिटल पहुंचा। जब उसकी डेड बॉडी लाई गई थी, जब उन्होंने विक्रम को देखा तो सभी को बहुत बड़ा सदमा लगा। विक्रम का एक हाथ और एक पांव नहीं था, वो पूरी तरह से कट चुका था। फौज के एक सिपाही ने बताया कि कुछ महीनों पहले ही जंग के दौरान ही विक्रम ने अपना एक हाथ और एक पांव गंवा दिया था और वो समझ चुका था कि अब वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा और अब सबके लिए बोझ बनकर रह जाएगा। इसलिए उसने सुसाइड कर लिया ताकि वो अपनी माता और पत्नी के लिए बोझ न बने। जब पूरे परिवार को विक्रम के दोस्त वाली कही बात की सच्चाई का पता चला तो पूरे परिवार को अपनी भूल का खूब पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों, एक फौजी का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए हंसकर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। जय हिंद, जय भारत। ये कहानी है एक फौजी और उसके प्यार की। एक गांव में अमन नाम का एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का रहता था। अमन के पिता सरकारी दफ्तर में चपरासी थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा अमन पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे
और उनका नाम रोशन हो। अमन के दादाजी विजय सिंह एक फौजी थे, जिन्होंने फौज में कई बहादुरी के कारनामे किए थे और कई मेडल भी जीते थे और देश के लिए शहीद हो गए थे। अमन अपने दादाजी के किए बहादुरी के कारनामों से बेहद प्रभावित था। सभी उसके दादाजी की बहुत ही इज्जत करते थे। इसलिए अमन ने सोच लिया था कि वो भी फौजी बनकर देश की सेवा करेगा और बहादुरी के कई मेडल भी जीतेगा, जिससे उसके पिता का भी मान बढ़े। अमन कॉलेज में मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अमन की बचपन से एक करीबी दोस्त थी गौरी, जो अमन से बेहद प्यार करती थी और उसका खूब ख्याल भी रखती थी। अमन भी उससे खूब हंसी मजाक किया करता था। अमन के घर वाले भी गौरी को पसंद करते थे। गौरी ने अमन के जन्मदिन के लिए अपने हाथों से बना स्वेटर और खीर लेकर आ गई और बोली, ये ले तेरा तोहफा। तो अमन चिढ़ाते हुए बोला, क्यों लाती है तू, जब तुझसे गर्म स्वेटर बनाते नहीं बनता हो? इतना छोटा स्वेटर, अगर इनके भरोसे रहा तो कश्मीर की ठंड में जरूर बीमार पड़ जाऊंगा। और ये हलवा है, इतना तीखा, अरे ये तीखा है या जहर है? कितने नखरे करता है ना तू। देख लेना, तेरी लुगाई तो मैं ही बनूंगी। तू अभी कितना ही नखरा कर ले, बाद में यही तीखा हलवा सारी जिंदगी खाना पड़ेगा। मतलब अब तो शहीद होने के बाद ही इस हलवे से छुटकारा मिलेगा। और गौरी शांत रह गई और दुखी हो गई। गुजरते समय के साथ ही अमन के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और अपने घर वालों को राजी करके वो फौज में भर्ती हो गया। अमन की नौकरी लगते ही गौरी और अमन की बड़े धूमधाम से शादी करा दी गई और कुछ समय साथ गुजारने के बाद बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई और अमन को ड्यूटी पर वापस आने का लेटर मिल गया। मुझे जाना होगा, तुम अपना और बाबूजी का ख्याल रखना। लेकिन अभी तो आपकी छुट्टियां खत्म नहीं हुई है। लेकिन बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है, पर मैं जल्दी ही सब ठीक होने पर आ जाऊंगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा। इस करवा चौथ में मैं आपका चेहरा देखकर ही व्रत खोलूंगी। तो अमन ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगा। लेटर मिलते ही अमन फौरन बॉर्डर पर निकल गया। कई महीने बाद गौरी का पहला करवा चौथ आने वाला था। अमन ने गौरी से करवा चौथ पर वापस आने का वादा किया था। गौरी ने अमन के लिए नया स्वेटर बनाकर तैयार रखा था और उसका करवा चौथ का व्रत भी था। अमन ने फोन पर कहा था कि उसे छुट्टी मिल गई है और वो आ रहा है। इस बात से गौरी के खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने स्वागत की सब तैयारियां कर ली थी। अमन के बाबूजी मिठाई लेने दुकान पर गए। दुकान में लगी टीवी पर उन्होंने बॉर्डर पर हो रहे जंग के बारे में सुना, पर वो निश्चिंत थे कि उनका बेटा तो वापस आ रहा है। थोड़ी देर बाद उनके फोन में एक फोन आया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, उनके हाथ से मिठाई जमीन पर गिर गई। उधर गौरी सुहागन बनी अमन का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जब गौरी खुश होकर दरवाजा खोलने गई तो कुछ फौजी अमन का शव तिरंगे में लपेटे दरवाजे पर खड़े थे। ये देखकर गौरी जैसे जिंदा लाश बन गई। सब सदमे में आ गए। एक पल में ही सारी खुशियां मातम में बदल गईं। सबका रो रो कर बुरा हाल था। आतंकवाद से लड़ते हुए उनका इकलौता बेटा आज सचमुच शहीद हो गया था। सच तो यह था कि अमन को छुट्टी नहीं मिली थी। वो घर वालों से छुपाकर जंग के लिए गया था और अपने फौजी दोस्तों से कोई भी अनहोनी घटना होने पर बाद घर वालों से छुपाने का वादा लिया था। ये जानकर अमन के पिता और गौरी की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अमन के पिता को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व हुआ। अमन को उसकी बहादुरी के लिए ढेर सारे मेडल दिए गए। अब अमन के पिता सभी को अपने बेटे के अमन के बहादुरी के किस्से सुनाते हैं और उसे याद कर छुपकर हमेशा रोते रहते हैं। और गौरी का बनाया वो आखिरी स्वेटर अमन कभी नहीं पहन सका। इसलिए दोस्तों, एक फौजी का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए हंसकर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। जय हिंद, जय भारत। रतन सिंह आज खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज भारतीय मिलिट्री से उसका सिलेक्शन लेटर आ गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। रतन ने अपने बाबूजी और मां के पैर छुए। बाबूजी बोले, बेटा जाओ, भारत मां की रक्षा करना। बेटा कल्याण हो, अपना और अपने फर्ज का ख्याल रखना। टिफिन दिया है, तेरा मनपसंद हलवा भी है, समय पर खा लेना, वहाँ टोकने वाला कोई नहीं होगा।
फिर भी इस माँ को याद करके खाना ठीक से खा लिया करना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। माँ ने बेटे को गले लगा लिया। आंखें भर आईं। माँ को पहली बार बेटे से जुदा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाबूजी की भी आंखें नम हो गई थी। रतन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और अपनी ड्यूटी पर चला गया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। रतन छुट्टी लेकर घर आ रहा था। उसकी माँ और बाबूजी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माँ ने खाने के साथ साथ हलवा भी बनाया। इसके बाद पूरे द्वार पर झाड़ू लगा रही थी। एक भी कचरा, कंकड़, पत्थर नहीं रहना चाहिए। मेरा बबुआ आ रहा है। रतन जैसे ही घर पहुंचा तो घर में खुशहाली छा गई। मेरा राजा बेटा आ गया। रतन ने सभी के लिए उपहार निकाल कर रख दिए। बबुआ, हाथ पैर तो धो ले पहले, उसके बाद खाना तो खा ले। माँ ने अपने हाथों से जब निवाला खिलाया तो रतन निहाल हो गया। माँ के हाथों की रोटियों में बड़ी लज्जत है। किसी भी और निवाले में ये मजा कहाँ है। इस तरह हंसी खुशी से रतन की छुट्टियां बीत गईं और वो जाने के लिए तैयार हुआ। बाबूजी, इस बार आपके लिए एक स्वेटर और माँ के लिए शॉल लेकर आऊंगा। रतन ने जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। कुछ महीने बीत गए। आज माँ और बाबूजी से रतन ने कुछ देर तक बात की और फिर कहा, माँ, हम श्रीनगर जा रहे हैं। शाम तक पहुंच जाएंगे और फिर बात करूंगा। शाम हो गई लेकिन बेटे का फोन नहीं आया। बहुत देर हो गई, बबुआ का अभी तक फोन नहीं आया। बाबूजी बोले, मैंने फोन लगाया तो था लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। बाबूजी ने टीवी खोला तो श्रीनगर में आतंकी हमले की न्यूज आ रही थी। आतंकवादियों और सैनिकों के बीच जंग जारी थी। इस जंग में 4 आतंकवादियों को सेना के जवानों ने मार गिराया था। भारत माँ के 2 सैनिक शहीद हो गए। रतन की माँ बस अपने बबुआ के फोन के इंतजार में बार बार मोबाइल को देख रही थी। दूसरा दिन, आज बबुआ का जन्मदिन है, आज तो उसका फोन जरूर आएगा। बाबूजी कुछ नहीं बोले, वो अंदर चले गए। इतने में मिलिट्री की एक गाड़ी आ गई। बाबूजी ने देखा तो मूर्ति बनकर रह गए। तिरंगे में लिपटे हुए अपने लाडले को देखकर उनके कलेजे पर जैसे छुरी ही चल गई। माँ बहुत जोर जोर से रोई और बेहोश हो गई। अपने जन्मदिन पर रतन सिंह शहीद बनकर सामने आ गया। उसका सामान उसके बाबूजी को दे दिया गया। कुछ देर में सेना के जवान के कहने पर बाबूजी ने सामान को देखा तो उसमें उनके लिए स्वेटर और माँ के लिए एक शॉल भी थी। बाबूजी फफक फफक कर रो पड़े। उनके लिए ये सब खरीदने वाला हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सबकी आंखें नम हो गईं। एक लाल भारत माँ के लिए शहीद हो गया, लेकिन उसके अपने माँ बाप को अपने बेटे पर नाज होने के साथ साथ कभी भी न भूलने वाला असहनीय दर्द मिल गया। इसलिए दोस्तों, एक फौजी का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए हंसकर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। जय हिंद, जय भारत।